नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होती जा रही है। पूरे देश भर में खाने की कमी, दवाइयां की कमी, फ्यूल की कमी, भारी इन्फ्लेशन देखी जा रही है। देश के इतिहास में सबसे खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और अब हालात ये हो चुकी है कि गुस्से से भरी जनता ने रूलिंग पार्टी की पॉलिटिशियन के घरों पर आग लगानी शुरू कर दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के फैमिली होम पर आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि दर्जनों पॉलिटिशियन के घरों पर आग लगाई गई है प्रोटेस्टर के द्वारा। इसी के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने रिजाइन भी कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस की गोलों से हुआ। दोस्तों, श्रीलंका में बिगड़ते हालात और आम लोगों के गुस्सा उमड़ते हुए सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2022 को एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, जब सरकार ने कहा कि उनके सारे मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सारे 26 कैबिनेट मिनिस्टर जो श्रीलंका के सरकार में थे, उन्होंने मार्च में सारे रिजाइन कर दिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रिजाइन कर दिए थे जब उनके घरों पर आग लगाई गई प्रोटेस्टर के द्वारा। लेकिन वहां के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा ने अपोजिशन पार्टी के पास गए कहने के लिए कि आओ एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उनको ऑफर रिजेक्ट कर दिया और फिर 17 मेंबर का एक नया कैबिनेट बनाया गया। गोताबाया राजपक्सा को लगा कि ये काफी होगा प्रोटेस्टर को शांत करवाने के लिए, लेकिन वो शांत नहीं हुए, प्रोटेस्ट जारी रही। इसी बीच सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एग्जैक्टली क्या रीजन है श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे और किन कारणों की वजह से आज श्रीलंका के हालात बुरी हो गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस देश का डेथ जीडीपी रेशियो 60% से ऊपर जाता है, वो देश बर्बादी की ओर चला जाता है और 100 क्रॉस किया तो 100% बर्बाद हो जाता है। और श्रीलंका के डेथ जीडीपी रेशियो 110% हो गया है, यानी कि श्रीलंका अब कंप्लीटली बर्बाद होने जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या रीजन थी इसके बर्बादी के पीछे। श्रीलंका में दो ही बिजनेस होता है जिसका 15 to 20% जीडीपी ग्रोथ टूरिस्टर लोग से ही आता है। साल 2018 में करीब 3 मिलियन टूरिस्टर आए थे श्रीलंका घूमने के लिए, लेकिन वहां के सरकार ने नागरिकता कानून लागू करने की वजह से करीब 40,000 इंडियन तमिल मारे गए। श्रीलंका के सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, करीब 70%, और वहां के मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इंडिया से टूरिस्टर श्रीलंका जाना बंद कर दिए। साल 2019 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई और बाकी देशों से भी श्रीलंका घूमने आना बंद कर दिए। और हालात ऐसा हुआ कि करीब 20% जीडीपी टूरिस्ट से आते थे और पूरी तरह बंद हो गई। नंबर 2 रीजन आता है ईस्टर डे ब्लास्ट। क्रिश्चियंस में 3 फेस्टिवल बहुत फेमस होता है। नंबर 1 क्रिसमस, नंबर 2 गुड फ्राइडे और नंबर 3 ईस्टर डे। और इस ईस्टर ब्लास्ट में करीब 250 लोग मारे गए थे, जिनमें 45 लोग अदर कंट्री के क्रिश्चियंस लोग मारे गए। तो जो विदेशी क्रिश्चियंस मारे गए थे, उनके वजह से विदेशी टूरिस्ट में एक भय पैदा हो गया श्रीलंका आने के लिए। एक तो पहले से ही इंडिया से तमिल लोगों के कारण रिश्ता खराब हो गया और अब क्रिश्चियंस को मारने के बाद विदेशी से भी संबंध खराब करना पड़ा। मान लीजिए कि अगर आपको किसी देश में घूमने का मन करता है, लेकिन आपको जब ये बात पता चले कि उस देश में हालात सही नहीं है, उस देश में हमेशा दंगा फसाद होता है रिलीजन के बेस पर, तो आपके मन में कहीं न कहीं एक भय पैदा होगा कि वो जगह घूमने के लिए सेफ नहीं है। और इसी के वजह से विदेशी टूरिस्टर वहां आना जाना बंद कर दिए और बाकी का काम साल 2019 में हो गया कोरोना की वजह से। कोरोना के कारण इतना लंबा लॉकडाउन लग गया कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई, जिसके वजह से टूरिस्ट पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन ये बात श्रीलंका के गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि वहां पर 7% क्रिश्चियंस पर वैसे ही वायलेंस हो रहा है, 9% मुसलमानों पर भी वैसे ही वायलेंस हो रहा है, 12% जो तमिल हिंदू है उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। तो अगर आप सभी लोगों से मुसीबत लोगे तो वहां पर रहेगा कौन? इन सारी घटनाओं की वजह से श्रीलंका में हेवी लॉस हुआ है। इसकी इकोनॉमिक धीरे धीरे स्लोप डाउन होने लगी है और यहाँ से पर्यावरण पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। दूसरा इसका व्यापार था खेती का। खेती में वहां पर सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती थी, साथ में रबर की खेती भी बहुत ज्यादा होता था। और दूसरा था चाय।
यहाँ पर जो खेती का मामला था एकदम परफेक्ट था। इनको अदर कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब वहाँ के गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के जरिए खेती करने की बिल को पास कर दिया तो उसी वक्त से खेती को भी चौपट होने लगी टूरिस्टर की जैसी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट पत्ते को या फल को या गोबर को सड़ा के जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। लेकिन श्रीलंका में उतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं था, तो वहाँ के गवर्नमेंट चाइना से करीब $70 मिलियन की ऑर्गेनिक खाद मंगवाया। चाइना से तो ऑर्गेनिक खाद आ गया, पर प्रॉब्लम तब शुरू होने लगी जब उस खाद को उपयोग करने लगा। ऑर्गेनिक खाद को यूज इसलिए किया जाता था कि प्रोडक्शन दुगना हो जाए, लेकिन चाइना वाला ऑर्गेनिक खाद को प्रोडक्शन होने के बजाय सारे पेड़ की जड़ में कीड़ा लगने लगा, जिसके कारण पेड़ मरने लगी। जहां प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए वहां प्रोडक्शन जीरो हो गई। चाइना से ऑर्गेनिक खाद मंगवाना सरकार पर पड़ी मुश्किल, लेकिन श्रीलंका के गवर्नमेंट ने उस ऑर्गेनिक को वापस चाइना भेजने की प्लान किया और इस बीच श्रीलंका से चाइना भेजने में करीब $7 मिलियन रुपया की खत्म हो गई। उस ऑर्गेनिक से कुछ फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि $7 मिलियन की नुकसान श्रीलंका गवर्नमेंट को भरनी पड़ी। सोचिए, जिस श्रीलंका देश अपनी ही खेती पर निर्भर था, उसे गेहूं चावल जैसे चीजों को इम्पोर्ट करना पड़ गया अपने देश को पेट पालने के लिए। टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया। अब श्रीलंका देश के पास पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो वहाँ के पेट्रोल का दाम बढ़ गया, करीब 350 रुपये पर लीटर दाम हो गई, जिसके वजह से पेट्रोल टंकी पर लंबी लाइन में रहना पड़ रहा है। और ये पेट्रोल और डीजल महंगे होने पर हर चीज पर इफेक्ट पड़ रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे ट्रेन बस सारे चीजें का किराया बढ़ रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद अब श्रीलंका में पैसा हो गया जीरो, कुछ भी पैसा उनके पास नहीं बचा। इसी के साथ उनके पास $7 बिलियन की कर्ज हो चुकी है पूरे देश में। श्रीलंका में नागरिकता कानून और रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब टूरिस्टर आना जाना बंद कर दिया तो वहां के सरकार ने 2020 में टैक्स फ्री हॉलीडे घोषित कर दिया। लेकिन टैक्स फ्री हॉलीडे घोषित करते हुए 2 महीने इसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां ठप पड़ गई। श्रीलंका के पास ऑलरेडी टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया और जो पैसा टैक्स से आता था वो भी टैक्स फ्री के वजह से आना बंद हो गया। लॉकडाउन में सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गया, मतलब श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो गया। और यहाँ हालात ये हो गए कि हर चीज का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। न्यूज़पेपर के लिए पेपर खत्म हो गई, स्कूल में एग्जाम के लिए पेपर खत्म हो गया, जिसके कारण एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। श्रीलंका में आम लोगों के लिए स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। लोगों को बुनियादी सामानों के लिए घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है और वो भी उनको एक सीमित मात्रा में मिल रहा है। कई दिनों से तो दुकानें बंद पड़ी है क्योंकि फ्रिज, एयर कंडीशन या पंखे नहीं चल रही है। वहाँ सिर्फ 24 घंटे में से 4 घंटे के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। लोगों को गैस स्टेशन पर टैंक भरवाने के लिए घंटों गर्मी में खड़ा होने पड़ रहा है। इन लोगों को संभालने के लिए गैस स्टेशन पर सैनिकों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनको ये कहना है कि कुछ लोगों को इंतजार करते करते उनकी जान भी चली गई है। वहां पर हर चीजें की दाम बढ़ा दिया गया है, खाने पीने की जरूरत चीजों पर, दवाइयाँ, पेट्रोल, डीजल और भी कई चीजें हैं जो हमें उसे रोज यूज करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के एक मीडिया रिपोर्ट को कहना है कि अगले कुछ दिनों में खाने वाले चावल के दाम बढ़ाकर 500 रुपया पर केजी कर दी जाएगी और जो फिलहाल अभी रेट चल रहा है वहाँ 220 रुपया पर केजी है। वहाँ के ऑटो ड्राइवर को ये कहना है कि हमें एक लिमिट अमाउंट में डीजल मिल रहा है और दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाली 1 या 2 दिनों में डीजल मिलना ही बंद हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हालात और बुरे हैं। उनके परिवार को पेट पालने के लिए उन्हें काम भी करना है और सामान लेने के लिए लाइन में भी लगना पड़ रहा है। मिडिल क्लास के जिन लोगों के पास अपनी सेविंग है वो भी परेशान है। उन्हें डर यह है कि उनके दवाइयां या गैस खत्म हो सकती है। लगातार हो रहे हैं पावर कट की कोलंबो को अंधेरे में धकेल दिया गया है। करीब 10 घंटे पूरे 24 घंटे से कट हो रही है। 2 पहिया वाहनों को 1000 रुपये से ज्यादा और 3 पहिया और कार, वैन, जीप और दूसरी गाड़ियों को 1500 रुपये से ज्यादा ईंधन नहीं दिया जा सकता है। हालांकि बसों और दूसरे कॉमर्शियल डीजल वाहनों पर यह सीमा लागू नहीं किया गया है। इसी बीच देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए एक ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरी है ताकि खाना पीना, ईंधन और दवाइयों जैसे रोजाना की जरूरतों को इंपोर्ट को जारी रखा जा सके। इसी बीच श्रीलंका ने अपने देश की कर्ज चुकाने के लिए अपने पड़ोसी देश से भी मदद मांगी है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बातचीत जारी है। वही नुकसान में चल रही है। श्रीलंका एयरलाइन ने अपनी 21 विमानों को लीज पर देने की योजना बनाई है। हालांकि कई नेताओं को विमान लीज पर देने की श्रीलंका एयरलाइन के फैसले पर कड़ी निंदा करती है। सांसद डॉक्टर हर्ष डी सिल्वा ने ट्वीट किया कि यह कोई प्राथमिक नहीं है। लोगों को ईंधन, गैस, कैंसर की दवाइयों, मिल्क पाउडर की जरूरत है, ना कि विमानों को। राष्ट्रपति
गोताबाई राजपक्षे को अब जागना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मार्च के अंत में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरकर सरकार की कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। जनता की निराश और गुस्सा 31 मार्च को उस समय फूट पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास के बाहर ईंट फेंकी और आग लगा दी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और उसके बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 अप्रैल को नेशन वाइड इमरजेंसी की घोषणा कर दी, जिससे अधिकारियों को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की अधिकार मिल गया। लेकिन कर्फ्यू की परवाह किए बिना प्रदर्शन अगले दिन और बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब से विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि वे काफी हद तक शांतिपूर्वक थे। मंगलवार की रात छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राजपक्षे के आवास पर फिर से घेर लिया था और उनके इस्तीफा की मांग की। इमरजेंसी के अध्यादेश को 5 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। वहां के टोटल 26 मिनिस्टरों ने, जो कि श्रीलंका के गवर्नमेंट में थी, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था और लास्ट 3 अप्रैल को सारे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। उस सप्ताह के अंत में करीब 26 कैबिनेट मंत्रियों ने पद छोड़ दिया था, जिनमें राष्ट्रपति के भतीजे भी शामिल थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लैक आउट की आलोचना की थी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर सहित अन्य प्रमुख हस्ती ने भी इस्तीफा दे दिया। सरकार को लगे इस बड़े झटके के बाद सोमवार को राष्ट्रपति ने एक फेरबदल करने का प्रयास किया। उन्हें उम्मीद थी कि यह कदम विपक्ष को शांत कर देगा। एक फाइनेंस मिनिस्टर समेत 4 मंत्रियों को अस्थायी रूप से सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि कैबिनेट की पूर्ण नियुक्ति होने तक देश को चलाने के लिए कई अन्य नियुक्ति भी की गई। लेकिन एक ही दिन बाद ही अस्थायी फाइनेंस मिनिस्टर ने पद को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि ज्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह फेरबदल पार्टी को आगे होने वाली नुकसान से नहीं बचा सके। कई सहयोगी दलों ने सरकार से समर्थक वापस ले लिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपल फ्रंट गठबंधन के मंगलवार तक 31 सीटों का नुकसान हुआ। गठबंधन के पास सिर्फ 104 सीटें बची थी, जिसके बाद उसने बहुमत खो दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 4 अप्रैल को एक बयान जारी किया और सभी दलों से जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूद संकट कई इकोनॉमिक और ग्लोबल कारणों का नतीजा है और लोकतंत्रीय ढांचे के भीतर रहकर इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। इसके अगले दिन कैबिनेट फेरबदल की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि राजपक्षे ने देश के सामने खड़ी आर्थिक चुनौतियों से उभरने के लिए सभी को समर्थक मांगी है। 6 अप्रैल को चीफ ऑफ गवर्नर ने व्हिप जॉनसन फर्नांडो ने सांसद सत्र के दौरान कहा कि राजपक्षे किसी भी परिस्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे। फर्नांडो सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य हैं और उन्हें राष्ट्रपति के करीबी सहयोग के तौर पर भी देखा जाता है। इससे पहले राजपक्षे ने पिछले महीने राष्ट्र के नाम पर एक संबोधन किया था कि वो इस मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये संकट मैंने खड़ा नहीं किया है। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने, जो राष्ट्रपति के बड़े भाई है और खुद एक पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने समाचार चैनल CNN को बताया कि यह कहना गलत था कि सरकार के अर्थव्यवस्था और प्रबंधन गलत तरीके से किया गया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोविड-19 की एक वजह थी। अब देखिए, सरकार खुद की गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया था कि जिससे टूरिस्ट आना बंद कर दिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का खेती बंद बर्बाद हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया और जो पैसा टैक्स के द्वारा आता था उसे भी फ्री कर दिया, जिससे पैसा आना बंद हो गया और काफी नुकसान हुई। इतना कुछ होने के बाद भी वहां की सरकार बोल रही है कि ये गवर्नमेंट की गलतियां नहीं है, ये सब कोरोना की वजह से हो रही है। एक्चुअली 26 कैबिनेट मिनिस्टर में से 70% बजट सिर्फ प्रेसिडेंट गोताबाई राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे के फैमिली से ही कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इनके फैमिली में से ही फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, प्राइम प्रेसिडेंट 70% गवर्नमेंट इन्हीं के घरों में है, जो कि कोई भी बिल पास करना या कैंसिल करना इनके बाईं हाथ का खेल है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ डायनेस्टिक रूल इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये भी एक नुकसान हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस की, कि वहाँ अभी भी डायनेस्टिक रूल फॉलो किया जाता है। 70% मिनिस्टर तो इन्हीं के घरों में है, तो कोई भी डिसीजन अच्छा हो या बुरा इनको लेने में आसानी हो जाता है। इनके ऊपर सवाल करने वाले कोई भी नहीं है, आसानी से कोई भी बिल पास हो जाता है, चाहे फिर क्यों ना उस बिल से देश का हालात कैसा भी क्यों ना हो। जाहिर सी बात है दोस्त, अगर आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है, तब तक आपको जो मन में करेगा वो आप वही करोगे। पर सवाल अब ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे हालात काबू में आ जाए। तो चलिए इसके बारे में फिर कुछ पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ सोल्यूशन निकालना बड़ी मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुश्किल क्या है, प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और नई सरकार बुला लिया जाए,
किसी और देश में अगर ये चीज हुआ होता तो ये आम बात था कि नई सरकार को बुला लिया जाता, लेकिन इस केस में अलग है क्योंकि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। अगला प्रेसिडेंट इलेक्शन होनी चाहिए अक्टूबर नवंबर 2024 में। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा कि आज के दिन जो देश की स्थिति चल रही है, किसी भी हालात में नई इलेक्शन नहीं करवाई जा सकती है। खाने पीने की शॉर्टेज इतना है कि सरकार के पास इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करवाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ नेशनल जनरल इलेक्शन को करवाने के लिए करीब 800 मिलियन श्रीलंकन रुपीस लगती है। श्रीलंका में जो मेन अपोजिशन पार्टी है SJW, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे उन्हें इम्पीच करने के लिए। लेकिन श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच करना बहुत मुश्किल है। पहली चीज, इम्पीचमेंट करने के लिए प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पीकर को एग्री करना होगा, आधा MP को एग्री करना होगा। फिर जो रीजन दिया जाएगा उसे क्लियर कट लेजेंड रीजन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो इम्पीचमेंट का नोटिस होगा वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि ये एलिगेशन सही है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तब इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास दोबारा रखा जाएगा। और इस बार सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के बात नहीं होगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। इसके अलावा अगले सॉल्यूशन यही है, जैसे पहली सरकार ने कहा कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बना लिया जाए। कितना भी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है, सब मिलकर साथ में एक सरकार बनाया जाए और ये इमरजेंसी के स्टेट में फंक्शन करे नई सरकार। देश के सेंट्रल बैंक के चीफ ने कहा कि अगले 2 दिनों में अगर नई सरकार नहीं बनाई जाए तो देश की हालात बहुत खराब हो जाएगी, जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगी। और प्रोटेस्टर का डिमांड यह है कि प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन कर दे यहाँ पर, जो वो करने को राजी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन को कैसे सोल्व किया जाएगा। सही मायने में श्रीलंका बहुत मुश्किल समय में गुजर रही है। ये देश कैसे बाहर आता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकली क्राइसिस से। मेरी तरफ से यही दुआ रहेगा कि जितना जल्दी हो सके श्रीलंका रिकवर हो जाए और आम लोगों को स्थिति अच्छी से हो जाए, ताकि हर स्टूडेंट अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।